हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं जो आईएएस मेन एग्जामिनेशन 2021 में पूछे गए हैं। कोविड के कारण एग्जाम थोड़ा देर से हुआ। इस बार जनवरी 2022 में एग्जाम हुआ मेन एग्जामिनेशन, और 2021 में पॉलिटी के एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, तो एक एक क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम लोग। जहां तक पेपर का प्रश्न है, पेपर बहुत अच्छा था, सरल था, क्वेश्चन अच्छे थे और क्वेश्चन सरल थे। अगर आपने अच्छी समझ बना रखी है तो आप अच्छे से लिख सकते हैं। हाँ, अगर रटा है, मगब करने वाली व्यवस्था है, तो फिर उसके लिए ये पेपर नहीं था। लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इनोवेटिव थे और बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किए गए थे, सरल भी था। पहला ही क्वेश्चन दिल खुश करने वाला क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पर था, एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी पर क्वेश्चन था। तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी पर आप क्वेश्चन देखते हैं, प्री में भी देखते हैं, मेन में देखते हैं। फिलहाल आते हैं हम लोग अपने डिस्कशन पर। हम लोग सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला ही क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पर है, क्योंकि बहुत अधिक चर्चा के केंद्र में रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का कॉन्सेप्ट, इसलिए यूपीएससी ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पर क्वेश्चन पूछा है। प्रासंगिक है, हम लोगों ने पढ़ा भी है। 2021 में हमने जो पॉलिटी के लेक्चर लिए हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हमने डिस्कस कर रखी है, यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है। तो ये क्वेश्चन कहता है, संवैधानिक नैतिकता की जड़ संविधान में ही निहित है और इसके तात्विक फलकों पर आधारित है। संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत की प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों की सहायता से विवेचना कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी is rooted in the constitution itself and is founded on its essential facets. Explain the doctrine of constitutional morality with the help of relevant judicial decisions. 10 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा लिखने की गुंजाइश नहीं है। अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पर तो ऐसे लिखा जा सकता है, लेकिन फिलहाल हम लोग अपने क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आंसर की फ्रेमिंग करेंगे। तो सबसे पहले कैसे आंसर फ्रेम करना है, हम लोग पैराग्राफ वाइज अभी आपको आपके सामने आंसर की फ्रेमिंग करते हैं। पहले समझ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है क्या, एक बहुत संक्षेप में, बहुत विस्तार नहीं करेंगे, संक्षेप में समझेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब है, संवैधानिक नैतिकता का मतलब है संविधान की आत्मा और अंतरात्मा के आदर्शों का कठोर पालन। इसे संवैधानिक नैतिकता कहते हैं। संवैधानिक नैतिकता को नैतिकता, सामाजिक नैतिकता, इससे जोड़ के समझेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। कंफ्यूज नहीं, गलत हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली मेंशन किया है अपने जजमेंट में, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज डिफरेंट फ्रॉम social morality. It is quite different from social morality. It is not social morality. You can't compare with social morality. आप इसको सोशल मोरालिटी के साथ, सामाजिक नैतिकता के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। सामाजिक नैतिकता के साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे, गलत दिशा में चले जाएंगे, डायरेक्शन भटक जाएगा। तो न्यायालय ने कहा गलत है। संवैधानिक नैतिकता का कॉन्सेप्ट सामाजिक नैतिकता के पर से सामाजिक नैतिकता पर आधारित नहीं है। नैतिकता और सामाजिक नैतिकता से अलग है। क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी? संवैधानिक नैतिकता क्या है? न्यायालय ने कहा कि जब संविधान की आत्मा और अंतरात्मा का कठोर अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है तो ये संवैधानिक नैतिकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो न्यायिक कार्यवाहियां हैं, जहां बहुत सारे कंट्रोवर्शियल इश्यूज होते हैं, जो संवैधानिक कार्यवाहियां हैं, उन संवैधानिक कार्यवाहियों का यह एक लिटमस टेस्ट है। जो न्यायिक कार्यवाहियां हैं उनका ये एक लिटमस टेस्ट है। जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं उनका ये लिटमस टेस्ट है कि कार्यवाही सर्वाधिक संविधान के आदर्शों के अनुकूल है या नहीं। अब कभी कभी संवैधानिक आदर्शों में भी कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, जैसे आर्टिकल 14 को बड़ा माने या आर्टिकल 25 को बड़ा माने, तो ऐसे प्रश्न भी उत्पन्न होते हैं। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन के दो डॉक्ट्रिन में कंट्राडिक्शन हो जाए तो किस डॉक्ट्रिन की ओर हम जाएंगे, हमारा रिजल्ट किस डॉक्ट्रिन की ओर होगा, हमारा रिजल्ट किस सिद्धांत की ओर होगा? सुप्रीम कोर्ट कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से पूछो, संवैधानिक नैतिकता से पूछो, वो बताएगा किधर जाना है, वो बताएगा किधर जाना है। तो संवैधानिक नैतिकता एक लिटमस टेस्ट की तरीके से है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, इसी को संवैधानिक नैतिकता कहते हैं। तो समझ में आया होगा बहुत संक्षेप में कि संवैधानिक नैतिकता क्या है। संविधान के आदर्शों, संविधान की आत्मा और संविधान की अंतरात्मा का कठोर अनुपालन, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस ऑफ स्पिरिट, सोल एंड कॉन्शियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और कहाँ लिखा है ये? नो डाउट प्रेम्बल में लिखा है, उद्देशिका में लिखा है। उद्देशिका, प्रस्तावना नहीं। प्रस्तावना कह दिया तो संवैधानिक नैतिकता पढ़ते पढ़ते नैतिकता की धज्जियां उड़ा दी। प्रस्तावना नहीं, उद्देशिका,
प्रियम्बल। तो प्रियम्बल में लिखा हुआ है, कहाँ लिखा है? 4 आइडियल्स दिए हुए हैं प्रियम्बल में, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। समता, समानता भी नहीं कह दिया, फिर धज्जियां उड़ा दी संवैधानिक नैतिकता की पढ़ते पढ़ते। तो समता, तो हम लोग पढ़ते हैं इन चीज़ों के बीच क्या माइन्यूट से डिफरेंस है, उन बातों को ध्यान में रख करके हम लोग अध्ययन करते हैं। तो संवैधानिक नैतिकता की जड़ संविधान में निहित है, आते हैं क्वेश्चन की फ्रेमिंग करते हैं। तो कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया। अब संवैधानिक नैतिकता की जड़ संविधान में निहित है और इसके तात्विक फलकों पर आधारित है। पहला पार्ट ये है क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट है संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत की प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों की सहायता से विवेचना कीजिए। तो 2 पार्ट में क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है, कैसे लिखना है, हम लोग अब इस पार्ट पर आ जाते हैं। तो ठीक है, चर्चा शुरू करते हैं इसकी, आंसर फ्रेमिंग शुरू करते हैं। जब आप आंसर फ्रेम करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? इंट्रोडक्शन लिखते हैं। तो 20 वर्ड्स के आसपास, 20-25 वर्ड्स के आसपास इंट्रोडक्शन लिखेंगे। 150 वर्ड का क्वेश्चन है, लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन नहीं लिखते, डेफिनेशन क्लॉज नहीं होता। तो इंट्रोडक्शन में लिखेंगे हम लोग कि विगत वर्षों में संवैधानिक नैतिकता चर्चा के केंद्र में रहा है और उच्चतम न्यायालय ने संवैधानिक नैतिकता का प्रयोग कर नीरछीर विवेक का उपयोग करते हुए प्रभावी निर्णय प्रतिपादित किए हैं। तो इस तरीके से कोई भी एक छोटा सा इंट्रो आप इसको और भी छोटा कर सकते हैं अपने शब्दों में, तो लिखा जा सकता है। और भी तरीके से इंट्रोडक्शन लिखा जा सकता है, ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूं यही इंट्रोडक्शन है। इसका दूसरा इंट्रोडक्शन आप कैसे लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? दूसरा इंट्रोडक्शन देखिए एक ही क्वेश्चन का, कि सबरीमाला जैसे मामलों में दिए गए निर्णयों ने विगत वर्षों में संवैधानिक नैतिकता को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। उच्चतम न्यायालय ने संवैधानिक नैतिकता के आधार पर संविधान की नवीन व्याख्याएं प्रस्तुत की। एक ये इंट्रोडक्शन है, जैसा इंट्रोडक्शन आप फ्रेम करना चाहें, क्योंकि एक क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन एक तरीके से नहीं हो सकता, हर बच्चा अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से करेगा। तो मैंने एक ही क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन 2 तरीके से फ्रेम करके आपको बता दिया। और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन अब हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन लिख दिया सबसे पहले हमने क्वेश्चन का, इंट्रो हो गया, इंट्रो का पार्ट हो गया। अब पैरा चेंज करेंगे, बॉडी पार्ट में पैरा चेंज करके आएंगे और पैरा चेंज करके अब हम लोग यहाँ पर बताएंगे कि संवैधानिक नैतिकता क्या है। संवैधानिक नैतिकता क्या है, इसकी डेफिनेशन देंगे, और बताएं क्या है संवैधानिक नैतिकता की डेफिनेशन। संविधान की आत्मा, संविधान की अंतरात्मा, संविधान के आदर्शों का कठोर अनुपालन ही संवैधानिक नैतिकता है। सीधी सी बात, एक लाइन में, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, 150 वर्ड है, तो बहुत ज्यादा लिखेंगे तो दूसरे क्वेश्चन का नंबर चला जाएगा। इसीलिए हम उन्हीं शब्द सीमा में रख करके आपको लिखना बता रहे हैं, वरना तो एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा है। मैंने कहा इससे लिखा जा सकता है। संवैधानिक नैतिकता पर बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का। तो संवैधानिक नैतिकता क्या है हमने डिफाइन कर दिया। अब ये कह रहा है इसके तात्विक फलकों पर, एसेंशियल फेसेट्स पर आधारित है। व्हाट आर द एसेंशियल फेसेट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी? सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड ऑलरेडी। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि इसके एसेंशियल फेसेट्स क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्देशिका में वर्णित आदर्श हैं। इसके तत्व क्या हैं, तात्विक लक्षण क्या हैं, आप उनके तात्विक लक्षणों को आप इसमें वर्णित बता देंगे कि उद्देशिका में वर्णित हैं। प्रस्तावना नहीं लिखेंगे, प्रस्तावना लिखा तो इसका मतलब संवैधानिक नैतिकता लिखते लिखते धज्जियां उड़ा दी संवैधानिक नैतिकता की। तो ये गलती मत कीजिएगा। जब हमने उद्देशिका लिखी संविधान में, जो हिंदी का प्राधिकृत पाठ है, सोच समझ कर लिखा। हम भी तो प्रस्तावना लिख सकते थे। अब आप कुछ बच्चे तर्क देते हैं कि सर किताबों में लिखा है, एक्स किताब में लिखा है, वाई किताब में लिखा है, लिखने दीजिए। उन्होंने भी संवैधानिक नैतिकता को नहीं ढंग से पढ़ा, क्या कर सकते हैं। ये तो अध्ययन की बात है कि कैसा अध्ययन किया गया है, किसने, सोर्स क्या है आपके अध्ययन का, गाइड बुक है या फिर टेक्स्ट बुक है। क्योंकि बुक्स भी अलग अलग होती हैं। अगर आपने टेक्स्ट बुक पढ़ा है तो दीज आर मार्वलस, और कोई और बुक पढ़ लिया तो कोई बात नहीं। तो उद्देशिका में वर्णित है, क्या है उद्देशिका में? न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये 4 आदर्श हैं जो तात्विक फलक हैं इसके।
मैं संक्षेप में लिख रहा हूं। अब आप बताएंगे कि इन तात्विक फलकों की व्याख्या फंडामेंटल राइट्स में की गई है, मूल अधिकार में की गई है। कुछ लोग मौलिक अधिकार कह देते हैं, बहुत सारी बातें हैं। संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन है। मूल अधिकार, अंतर होता है। तो मूल अधिकार में दिया गया है, डीपीएसपी में दिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया गया है। तो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में एक्सप्लेन किए गए हैं। कैसे एक्सप्लेन किए गए हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कम शब्दों में लिखना है, 150 वर्ड में लिखना है। एक पैरा ये कंप्लीट हो गया। अब आएंगे हम लोग अपने अगले पैरा पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत की प्रासंगिक न्याय निर्णयों की सहायता से विवेचना कीजिए। तो एक डिसीजन बताएंगे, क्योंकि नंबर शब्द सीमा कम है। तो कौन सा डिसीजन बताएंगे? सबरीमाला का केस सबसे अच्छा डिसीजन है, सबसे अच्छा जजमेंट है। तो हम सबरीमाला केस नहीं लिखेंगे। सबरीमाला वाज नॉट केस, सबरीमाला वाज फैक्ट इन इशू, इट वाज सब्जेक्ट मैटर, इट वाज नॉट केस। व्हाट वाज द केस? केस क्या था? केस था इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। स्टेट ऑफ केरला, ये था केस। इस मामले में आप बताएंगे कि इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम स्टेट ऑफ केरला, जिसे सबरीमाला वाद के नाम से जाना जाता है, जिसे सबरीमाला केस, सबरीमाला वाद, वाद यानी केस, वाद के नाम से जाना जाता है, मामले में सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने संवैधानिक नैतिकता का उपयोग करते हुए निर्णय प्रतिपादित किया है। तो सबरीमाला केस आप जानते हैं, उन्हीं शबरी माता का है जो त्रेता युग में थी। भगवान राम के दर्शन पाए, उनको मिले थे। उनके जो गुरु थे मतंग ऋषि, उन्होंने कह दिया था शबरी माता से, यहीं रहना, इसी आश्रम में, भगवान आएंगे दर्शन देने। डेली वो प्रतिदिन सफाई करके और बेर चक चक करके रखती थी कि भगवान आएंगे तो उन्हें मीठे बेर खिलाएंगे। तो उन्हीं शबरी माता का मंदिर है सबरीमाला केरल में। और उस मंदिर में 10 to 50 ईयर्स की जो महिलाएं हैं उनका प्रवेश प्रतिबंधित है। 10 से 50 वर्ष की महिलाओं का प्रवेश प्रतिबंधित है। इसी को चैलेंज किया गया इस मामले में। मंदिर का जो प्रबंध था उसने आर्गूमेंट दिया कि जनाब, ये आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 के अंतर्गत जो हमें फंडामेंटल राइट दिए गए हैं उनका हम उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल 26 कहता है कि जो धार्मिक संगठन हमने बनाया है उस धार्मिक संगठन का प्रबंध हम अपने धर्म की मान्यताओं के आधार पर कर सकते हैं। ये आर्टिकल 26 कहता है, हम कर रहे हैं, तो इसमें विवाद कैसा? लेकिन जो मुकदमा दायर किया गया उस मुकदमे में कहा गया कि जनाब ये तो जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी का वायलेशन है। तो जब ये जेंडर जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी का वायलेशन है तो खत्म होना चाहिए, ये जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है खत्म होनी चाहिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने दो बड़ा यक्ष प्रश्न, आर्टिकल 14 बड़ा, आर्टिकल 25 और 26 बड़ा। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 और 26 में किसको वरीयता दी जाए, किसको प्राथमिकता दी जाए? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिटमस टेस्ट करना पड़ेगा। कौन करेगा? संवैधानिक नैतिकता करेगी। तो न्यायालय ने कहा, लिखेंगे आप यहाँ पर कि यहाँ पर मुख्य विवाद आर्टिकल 14 आर्टिकल वर्सेस आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 26 था। इसलिए न्यायालय ने इस वाद का निर्णय संवैधानिक नैतिकता को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 14 के आधार पर किया और आर्टिकल 14 को वरीयता प्रदान की। और इस प्रकार संवैधानिक नैतिकता के आधार पर लिंग आधारित समता को प्रोत्साहित किया गया। आंसर क्लोज कर देंगे आप। तो ये 3 पैरा में आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया। बाकी कहीं कोई डाउट होगा, कहीं कोई समस्या होगी तो फील फ्री टू आस्क, कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं आप, किसी भी डाउट को लेकर के, किसी भी क्वेरी को लेकर के। क्योंकि मुख्य बात यह है कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके पास। और दूसरी उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद आप उसको प्रॉपर राइटिंग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं।
अगर प्रॉपर राइटिंग नहीं हो पा रही है तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपके लिए वेस्ट हो जाती है, बेकार हो जाती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए लिखिएगा, आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा, कभी लिख करके चेक करा दीजिएगा, चेक कर लेंगे। तो अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। विविधता, समता, समावेशिता, देखिए यहाँ समता लिखा गया है, गुड। विविधता, समता, समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतर न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की वांछनीयता पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द डिजायरेबिलिटी ऑफ ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन इन हायर जुडिशरी टू इंश्योर डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन एकदम करंट से उठाया गया है। जस्टिस रमन्ना ने ये फोकस किया अभी हाल में, जुडिशियल रिफॉर्म पर उन्होंने काफ़ी फोकस किया, मुद्दे उठाए हैं, बहुत अच्छी बात है, मुद्दे उठाने चाहिए। और उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं उसमें हायर कोर्ट्स में, उच्चतर न्यायपालिका, हायर कोर्ट का मतलब वो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को मिलाकर हायर कोर्ट कहते हैं। तो इस हायर कोर्ट में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम रहा है, तो इसी को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लिखेंगे कि यहाँ पर जो इसका इंट्रोडक्शन है वो बताएंगे कि किसी भी तरीके से, हमने बताया इंट्रोडक्शन कई तरीके से लिखा जा सकता है। इस तरीके से भी आप शुरुआत कर सकते हैं कि देश की कुल जनसंख्या में महिलाएं लगभग आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह न्यायपूर्ण तभी होगा, या महिलाओं के साथ न्याय तभी होगा, या समता का व्यवहार तभी होगा, या महिलाओं के साथ समावेशी व्यवहार तभी किया जा सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं एक दो शब्द, जब विभिन्न संस्थाओं में उच्चतर न्यायपालिका सहित, क्योंकि उच्चतर न्यायपालिका में पूछा गया तो उच्चतर न्यायपालिका आना चाहिए, उच्चतर न्यायपालिका सहित, हायर जुडिशरी सहित देश की विभिन्न संस्थाओं में महिलाओं का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए। इस पर एक ये इंट्रो आपका हो जाएगा। एक ये है तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप कह सकते हैं कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने उच्चतर न्यायपालिका में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व पर चिंता प्रकट की है। समता और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं के प्रतिनिधित्व में वृद्धि होनी चाहिए। दूसरे तरीका हमने बताया, एक क्वेश्चन का इंट्रो, एक क्वेश्चन का कंक्लूजन, आप विविध तरीके से लिख सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। तो फिलहाल इंट्रो लिख देंगे आप। अब मैं क्वेश्चन पर आता हूं। तो इंट्रो कैसे लिखना है मैंने आपको बता दिया, इंट्रो हो गया इसका। अब इंट्रो के बाद बॉडी पार्ट पर आएंगे और बॉडी पार्ट पे बताएंगे कि महिलाओं की वांछनीयता, पहले वांछनीयता बताएंगे, फिर चर्चा करनी है। चर्चा करने में इसका जो अपोजिट एस्पेक्ट है, उस अपोजिट एस्पेक्ट को भी एक दो लाइन में लिख करके कंक्लूड करेंगे हम लोग। तो क्या लिखेंगे इसमें, आप बताएंगे कि उच्चतर न्यायपालिका में, हायर जुडिशरी में, बॉडी में, या बॉडी ना लिखे, मैं पैरा चेंज करके कर दे रहा हूँ, पैरा चेंज करके आप बताएंगे कि जो उच्चतर न्यायपालिका है, हायर जुडिशरी है, वहां पर महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए, या पर्याप्त सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं, या महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होना चाहिए। इसे निम्नलिखित आधारों पर समझ सकते हैं। पहला, एक तो पॉपुलेशन की बात करेंगे, जनसंख्या की बात करेंगे कि महिलाओं की जनसंख्या 50% है लगभग, तो उनका प्रतिनिधित्व भी उसी अनुपात में होना चाहिए। दूसरी बात आप बताएंगे कि जो हायर कोर्ट में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है वो काफ़ी कम है। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी महिला सीजीआई नहीं बनी है, आज तक कोई भी महिला सीजीआई नहीं बनी है। और सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं, उन जजेस की संख्या लगभग 4% है, लगभग 4% है। हाई कोर्ट में महिलाओं की न्यायाधीशों की संख्या लगभग 11.04% है, इतना एग्जैक्ट नहीं याद होगा, तो लगभग 11% आप लिख देंगे, लगभग 11% है, जो जनसंख्या के अनुपात में अत्यंत कम है, अत्यंत कम है। दूसरी बात, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5, तीसरा पॉइंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, संवहनीय विकास लक्ष्य, जिसे यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया, उसका जो गोल 5 है, वो गोल 5 जेंडर इक्वालिटी की बात करता है।
तो जेंडर इक्वालिटी को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, और जेंडर इक्वालिटी के साथ हम लोग वीमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण को प्रमोट किया जा रहा है। तो अगर महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं और महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी नहीं होगी तो महिला सशक्तिकरण नहीं होगा। जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर जस्टिस जैसे कॉन्सेप्ट को लागू करने के लिए महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना चाहिए। ये एक पार्ट हो जाएगा आपका, ये एक्सप्लेनेशन का। बहुत बड़ा अब नहीं लिखेंगे क्योंकि शब्द सीमा की लिमिटेशन है, 10 मार्क्स है, इतने में ही बहुत हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि वांछनीयता पर चर्चा करनी है, डिस्कस करना है। तो आपने वांछनीयता के कारण बता दिए कि क्यों महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए कोर्ट में, हायर जुडिशरी में, आपने ये रीजन बता दिया। अब बताना है कि सीमाएं क्या है, लिमिटेशन क्या है। तो आप बताएंगे कि पैरा चेंज करके, यहाँ पैरा चेंज करेंगे आप, और पैरा चेंज करके आप इसकी लिमिटेशन को बहुत संक्षेप में, क्योंकि ज़्यादा पार्ट ये कवर कर लेगा, मैक्सिमम पार्ट, तो कम पार्ट में आपको इसको एक्सप्लेन करना है। पैरा चेंज करके बताएंगे कि न्यायाधीशों की नियुक्ति का दायित्व कॉलेजियम के पास है। कॉलेजियम जिन्हें रिकमेंड करेगा, राष्ट्रपति उन्हें न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए बाध्य है। तो जस्टिस रमन्ना ने सवाल उठाया है, जस्टिस रमन्ना को यह सवाल खुद से पूछना चाहिए, जुडिशरी से पूछना चाहिए। कॉलेजियम नाम भेजेगा तो सरकार अपॉइंट कर देगी। तो कॉलेजियम ने जो रिकमेंडेशन दी है उसमें महिला न्यायाधीशों की संख्या कम रही है, महिलाओं के नाम कम रहे हैं। तो ये सीमा रही है। संभवतः जो पितृसत्तात्मक समाज है, पितृसत्तात्मक समाज है, यह संभवतः इसमें बाधा बनकर प्रकट हुआ है, या पितृसत्तात्मक मानसिकता है। तो ये दो बड़ी बाधाएं बता करके, और फिर आप कंक्लूजन पॉजिटिव होगा हमेशा। आप लिखेंगे कि कठोर इच्छा शक्ति समस्त बाधाओं को निर्मूल कर देती है, इसलिए यदि महिलाओं को समावेशी प्रतिनिधित्व देने के लिए कठोर प्रतिबद्धता का अनुसरण न्यायपालिका और राजनीतिक स्तर पर किया जाए तो महिलाओं की भागीदारी उच्चतम न्यायपालिका में बढ़ाई जा सकती है। और इस तरीके से ये पार्ट हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, भारत के 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों ने अपनी राजकोषीय स्थिति को सुधारने में कैसे सक्षम किया है राज्यों को। हाउ हैव द रिकमेंडेशंस ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया इनेबल्ड द स्टेट्स टू इंप्रूव देयर फिस्कल पोजीशन। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन अजीबोगरीब था, क्योंकि अब तो 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आ गई है, 15th फाइनेंस कमीशन ने रिपोर्ट दी है, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन 14th फाइनेंस कमीशन पर था, क्योंकि बड़े लैंडमार्क स्टेप्स उठाने की बात कही गई थी। तो 14th वित्त आयोग की संस्तुतियों ने राजकोषीय स्थिति को सुधारने में कैसे सक्षम किया है, ये हमको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ भी आप इंट्रो बताएंगे, और इंट्रो बताएंगे कि जो फाइनेंस कमीशन है, वित्त आयोग है, वो सहकारी संघवाद का प्रतीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का प्रतीक है, और इस प्रकार संघ के साथ राज्यों की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने में, प्रभावी बनाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस तरीके से इंट्रो लिख सकते हैं, कुछ भी इंट्रो लिख सकते हैं, मैंने बताया इंट्रो कुछ भी बनाया जा सकता है। या आप सीधे 14th फाइनेंस कमीशन पर आ सकते हैं कि 14th फाइनेंस कमीशन की सिफारिशें अपने पूर्ववर्ती फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों से भिन्न रही हैं और राज्यों की राजकोषीय स्थिति को अधिक सुदृढ़ बनाने वाली रही हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है। फिर आप बॉडी पार्ट में पैरा चेंज करेंगे, और पैरा चेंज करके आप बताएंगे
कि फाइनेंस कमीशन क्या करता है, इसका कार्य क्या है। बहुत संक्षेप में, अति संक्षेप में बताएंगे कि फाइनेंस कमीशन का कार्य क्या है। और अति संक्षेप में फाइनेंस कमीशन का कार्य बताते हुए फिर हम सीधे आ जाएंगे अपने आंसर पर कि 14वें वित्त आयोग ने, 14वें फाइनेंस कमीशन ने अपने पूर्ववर्ती फाइनेंस कमीशन की तुलना में अधिक क्रांतिकारी या प्रभावशाली सिफारिशें की हैं, जिसने राज्यों की राजकोषीय स्थिति को मजबूत बनाने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई है। कैसे निभाई है, पहला पॉइंट आप बताएंगे कि पहले 32% का डिविजिबल पूल में शेयर होता था स्टेट का। जो विभाज्य पूल होता है केंद्र की करों का, सेंट्रल टैक्सेस का जो विभाज्य पूल होता है, उस विभाज्य पूल का 32% स्टेट को डिवॉल्व किया जाता था, स्टेट को अंतरित किया जाता था, स्टेट को ट्रांसफर किया जाता था। अब ये डिवोल्यूशन चेंज हो गया, अब ये ट्रांसफर चेंज हो गया और इस 14th फाइनेंस कमीशन ने कहा कि 42% देना होगा राज्यों को, 42% देना होगा। तो राज्यों के पास अब ज्यादा पैसा आ गया, अनटाइड फंड ज्यादा आ गया राज्यों के पास। इसका मतलब है कि राज्यों के पास उपयोग करने की स्वतंत्रता ज्यादा आ गई, पैसा भी ज्यादा आ गया और धनराशि को उपयोग करने की स्वतंत्रता भी ज्यादा आ गई। पहली बात बताएंगे आप। दूसरी बात बताएंगे आप कि फाइनेंस कमीशन ने लोकल बॉडीज, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सब के लिए भी प्रभावी सिफारिशें की हैं, इनके लिए भी रिकमेंडेशन दी है। जैसे जो पंचायतों के लिए, जो लोकल बॉडीज के लिए उसने अमाउंट बताया, वो 2,92,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, 2,02,92 करोड़ रुपए, सॉरी 2,02,92 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि ट्रांसफर करने के बारे में बताया। और जो 13वें वित्त आयोग ने रिकमेंडेशन दी थी उससे 3 गुना ज्यादा है। पंचायतों को, नगर पालिकाओं को जो पैसा ट्रांसफर करने के लिए सिफारिश की 14th फाइनेंस कमीशन ने, वो 13वें वित्त आयोग की तुलना में 3 गुना ज्यादा की, मोर देन 3 टाइम्स जो प्रीवियस कमीशन था। इसी तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट, तो इसी प्रकार के अन्य विषयों पर राज्यों को अधिक धनराशियां ट्रांसफर की हैं, जिससे राज्य इन सारी बातों का प्रबंधन राज्य अपने यहाँ ही करते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रबंधन जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, यही सब मिलकर करेंगे। तो स्टेट के पास ज्यादा पैसा है और ज्यादा धन को उपयोग करने की ज्यादा स्वायत्तता है। ये पार्ट हो गया। तीसरी बात आप बताएंगे कि इस 14th फाइनेंस कमीशन ने क्या किया कि इसने कहा कि केंद्र की परियोजनाएं हैं, 8 परियोजनाओं को स्टेट को दे दिया कि स्टेट अब चलाएंगी। अब उनको सेंटर फोकस नहीं करेगा, स्टेट फोकस करेगा। तो स्टेट को ऑटोनॉमी दे दी, स्वायत्तता दे दी, स्टेट को स्वायत्तता दे दी, स्टेट को ऑटोनॉमी दे दी कि स्टेट फोकस कर सकते हैं। कैसे? जैसे उदाहरण के रूप में 2 एक योजनाओं का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे NEGP, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, राष्ट्रीय ई शासन योजना। अब NEGP को, अब तक ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, अब केंद्र ने कहा कि हम तुम्हें डिविजिबल पूल में हिस्सा ज्यादा दे रहे हैं और कुछ योजनाओं को अब तुम चलाओ। स्टेट अपने तरीके से डिजाइन करे और स्टेट अपने तरीके से चलाए, यानी स्टेट के पास ज्यादा आजादी। तो NEGP है राजीव गांधी पंचायती राज सशक्तिकरण मिशन है आदि। इस तरीके की जो 8 प्लान थी, 8 योजनाएं थी, उन 8 योजनाओं को स्टेट्स को सौंप दिया कि स्टेट्स ही उन्हें लागू करेंगे, स्टेट्स की ही जिम्मेदारी होगी उन्हें लागू करना। तो इस तरीके से आप बताएंगे कि राजकोषीय स्थिति को सुधारने में कैसे सक्षम किया है। एक एक पॉइंट करके एक्सप्लेन करते जाएंगे और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। कंक्लूजन वाली बात इसमें आएगी नहीं, सिंपल आ जाएगा इसमें। अब अगला जो क्वेश्चन है, 4th नंबर का क्वेश्चन है, ये कह रहा है आपकी दृष्टि में भारत में कार्यपालिका की जवाबदेही को निश्चित करने में संसद कहां तक समर्थ है। ट्रेडिशनल टाइप का क्वेश्चन है, कुछ भी इनोवेशन नहीं है इसमें। टू व्हाट एक्सटेंट इन योर व्यू द पार्लियामेंट इज इंश्योर
अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। तो पार्लियामेंट कहाँ तक जवाबदेही करने में सक्षम है? तो सीधा सा क्वेश्चन है, आप इसमें भूमिका, आप इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि भारत में कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण कार्यपालिका को अधिक जवाबदेह बनाता है। संसद इसके लिए विभिन्न साधनों का प्रयोग करती है। और भी तरीके से इंट्रो लिख सकते हैं, मैंने एक तरीका बता दिया आपको, फिर डिस्कशन पर आते हैं हम लोग, वरना फिर समय बहुत हो जाएगा। तो अब आप इसमें इंट्रो लिखेंगे, हमने बता दिया इंट्रो आप कैसे लिखेंगे। इंट्रो के बाद फिर आप पैरा चेंज करेंगे, बॉडी पार्ट में आएंगे और पैरा चेंज करके आप बताएंगे कि कार्यपालिका पर मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, वैसे अभी तो पूरा लिख दिया लेकिन कोशिश करूंगा शॉर्ट में लिख, कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण के साधन। क्योंकि क्वेश्चन छोटा है, कम शब्दों में लिखना है, जबकि इसकी अपेक्षा बहुत है, ये बहुत बड़े में लिखा जा सकता है, पूरा ऐसे टाइप लिखा जा सकता है। संसदीय नियंत्रण का साधन, तो क्या है संसदीय नियंत्रण का साधन? बहुत सारे साधन हैं, अब उतनी गुंजाइश तो है नहीं, तो हम उन साधन को समराइज करेंगे। कैसे समराइज करेंगे? आप बताएंगे कि प्रश्न, तो उसमें प्रश्नकाल है, प्रश्न पूछे जाते हैं प्रश्नकाल और शून्यकाल के दौरान। तो आप चाहे दोनों लिख दें या आप सीधे लिख सकते हैं प्रश्न पूछना, ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप प्रश्नकाल शून्यकाल लिख सकते हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं प्रस्तावों पर चर्चा, या चर्चा आप लिखिए, चर्चा या बहस। इस चर्चा में बजट पर भी चर्चा आ जाती है, बजट पर भी बहस आ जाती है, वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए। फिर आप लिखेंगे विभिन्न प्रस्ताव, जैसे अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव। तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं यहाँ पर आप, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, इस तरीके का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव। फिर आप लिखेंगे संसदीय समितियां, मैं छोटे में लिखा रहा हूँ, वरना तो करीब 14-15 पॉइंट में लिखा था आपको मैं, तो लेकिन उतनी लिखने की गुंजाइश नहीं है यहाँ पर, आपका क्वेश्चन केवल 10 मार्क्स का है। हमें हमें शब्द सीमा का भी विशेष ध्यान रखना है, वरना दूसरे क्वेश्चन का आंसर छूट जाएगा। तो आप बताएंगे कि ये सब साधन है संसदीय नियंत्रण के, मोटे तौर पर। तो ये कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण के साधन है। इसी के माध्यम से जब नियंत्रण रखा जा रहा है तो जवाबदेही का भी साधन होगा, क्योंकि नियंत्रण और जवाबदेही एक दूसरे की पूरक अवधारणाएं हैं। जिस अनुपात में नियंत्रण होगा उसी अनुपात में जवाबदेही होगी। नियंत्रण मजबूत होगा, जवाबदेही मजबूत होगी। नियंत्रण शिथिल होगा, जवाबदेही शिथिल हो जाएगी। तो इतना एक लाइन में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो मैंने इसको कंक्लूड किया। एक पैरा कंप्लीट हो जाएगा, पैरा चेंज करेंगे। ये कह रहा है कि किस सीमा तक समर्थ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपकी दृष्टि में जवाबदेही को निश्चित करने में कहां तक समर्थ है। तो आप बताएंगे कि विगत वर्षों में जवाबदेही यदा प्रभावी जवाबदेही का साधन रहा है, प्रभावी जवाबदेही का साधन सिद्ध हुआ है, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में ऐसे ही जवाबदेही तय हो जाती। किंतु यदा कदा यह कमजोर जवाबदेही का उदाहरण उत्पन्न करता है, या जवाबदेही सिद्ध करने में उचित नहीं रहा है, या समर्थ नहीं रहा है, सार्थक नहीं रहा है, इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कमजोर जवाबदेही। कारण क्या है? अब इसमें आप कारण बताएंगे। संसद के द्वारा समय का, अब बहुत सारे कारण लिखे जा सकते हैं, लेकिन हम लोग पूरा नहीं लिखेंगे, क्योंकि समय शब्द सीमा की बात है। संसद द्वारा समय का दुरुपयोग, कि संसद ने समय का दुरुपयोग किया है। कभी 5 मिनट काम करती है संसद, कभी लोकसभा एक दिन में, कभी 6 मिनट काम करती है एक दिन में। मजाक है आप एक दिन के वर्किंग आवर में 5 मिनट की वर्किंग, तो मजाक ही है। लेकिन इस तरीके की वर्किंग रही है संसद की, तो संसद काम नहीं करेगी तो जवाबदेही कहाँ से आएगी? दूसरी बात
चर्चा में राजनैतिक संकीर्णता की प्रबलता, जो चर्चा रही है राजनीति, उसमें राजनीतिक संकीर्णता की प्रबलता रही है। राष्ट्रहित लोकहित पे चर्चा नहीं होती, यानी एक तरीके से कहें गिरावट, चर्चा में गिरावट, गुणवत्ता, चर्चा की गुणवत्ता में गिरावट, चर्चा की गुणवत्ता में गिरावट। कुछ ही लिखने पड़ेंगे, सारे लिख नहीं सकते, समय कम है। अनुशासनहीनता, हम संसद से अपेक्षा करते हैं कि वो अनुशासन का परिचय दे, वो देश के अन्य लोगों के लिए मार्गदर्शक होगा, क्योंकि जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग होते हैं, देश के अन्य जनमानस उनके अनुसार आचरण करने का प्रयत्न करते हैं। तो अगर उनका आचरण अच्छा नहीं होगा तो समाज पर, जनमानस पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो अनुशासनहीनता रही है। अब चूंकि हमने प्रश्नकाल, शून्यकाल, प्रस्ताव, चर्चा, संसदीय समितियों को फिर लिख देंगे कि समितियों की भूमिका प्रायः कागजी रही है, प्रायः कागजी और विलंबकारी रही है, या उनका महत्व कम रहा है। तो कुछ ही आलोचनाएं आप लिख पाएंगे, क्योंकि बाकी जगह नहीं है आपकी। इसी प्रकार अन्य कमियों ने या उपर्युक्त एवं अन्य कमजोरियों ने संसद की भूमिका में गिरावट उत्पन्न की है, भूमिका में गिरावट उत्पन्न की है, और इस गिरावट ने कार्यपालिका पर जवाबदेही को शिथिल बनाया है, शिथिल बनाया है। हालांकि संसदीय लोकतंत्र में चूंकि बहुमत की संकल्पना होती है, लोकसभा में तो सरकार का बहुमत होता है, तो इस बहुमत की अवधारणा के कारण भी जवाबदेही की अवधारणा कमजोर हो जाती है, क्योंकि विपक्ष की भूमिका बहुत मजबूत नहीं हो पाती। लेकिन अब विस्तार बहुत सारा है, क्योंकि हमें कम समय में लिखना है, इसलिए जो महत्वपूर्ण कमियां हैं उन महत्वपूर्ण कमियों को लिख करके हम लोगों ने कंक्लूड कर दिया ये आंसर। अन्यथा जो इसके टॉपिक थे इसमें लिखने वाली, संसद की सीमाएं, तो संसद की सीमाएं ही 250-300 शब्दों में लिखा जा सकता है। तो फिलहाल वो वहां तक नहीं जा रहे हैं हम लोग, शब्द सीमा का ध्यान रख करके आंसर करें। अब आया इस क्वेश्चन के बाद, अब 15 मार्क्स के क्वेश्चन आने शुरू हो गए। ये कह रहा है सीबीआई पर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है सीबीआई पर, कि ये कह रहा है एक राज्य विशेष के अंदर प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर करने तथा जांच करने के केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के क्षेत्राधिकार पर कई राज्य प्रश्न उठा रहे हैं। हालांकि सीबीआई जांच के लिए राज्यों द्वारा दी गई सहमति को रोके रखने की शक्ति आत्यंतिक नहीं है। भारत के संघीय ढांचे के विशेष संदर्भ में विवेचना करना है। The jurisdiction of the Central Bureau of Investigation regarding lodging an FIR and conducting probe within the particular state is being questioned by various states. However, the power of states to withhold consent to the CBI is not absolute. Explain with special reference to the federal character of India. अब यहाँ पर हिंदी में लिखा है विवेचना कीजिए, इंग्लिश में कह रहा है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का मतलब होता है व्याख्या कीजिए, विवेचना करना नहीं। तो हम व्याख्या ही करेंगे, क्योंकि इंग्लिश वाला वर्जन सही मानते हैं, और हिंदी में लिखा है विवेचना कीजिए। ये यूपीएससी पता नहीं कब सुधरेगा, कैसे चेंज करेगा, भगवान जाने। कैसे लोग बैठे हैं वहाँ पर, बड़ी चिंता होती है कभी कभी पढ़ करके। जाने दीजिए, फिलहाल हम लोग अपने मैटर पर डिस्कस करते हैं। तो ये क्वेश्चन इसलिए उठाया गया क्योंकि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया केस और कहा कि जनाब स्टेट्स मुझे परमिशन नहीं दे रहे, और हाई इंटेंसिटी वाले बैंक फ्रॉड्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रॉड्स के मामले हमारे सामने आ रहे हैं, पेंडिंग है, और जब तक हमें स्टेट परमिशन नहीं देंगे, कंसेंट नहीं देंगे, हम कैसे प्रोब करेंगे, हम कैसे जांच करेंगे, कैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और स्टेट हमें दे नहीं रहे। 8 स्टेट ने
8 स्टेट्स ने, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मिजोरम, इस तरीके से 8, पंजाब, 8 स्टेट्स ने स्ट्रिक्टली रिफ्यूज कर दिया है कि हम जनरल कंसेंट नहीं देंगे। स्पेसिफिक कंसेंट में भी गिवन, स्पेसिफिक कंसेंट दे सकते हैं, जनरल कंसेंट नहीं देंगे, विड्रा कर लिया उन्होंने। तो क्वेश्चन इसी संदर्भ में था। तो फिलहाल क्वेश्चन बहुत अच्छा है, करंट से रिलेटेड है, तो हम लोग समझ लेते हैं कि क्या होती है सीबीआई का रोल क्या है और क्या है स्पेसिफिक कंसेंट, और फिर इसी आधार पर क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू कर चलते हैं। ये कह रहा एक राज्य विशेष के संदर्भ में सीबीआई, तो एक्चुअली जो सीबीआई का गठन है वो 1946 के दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत किया गया है। अंग्रेजों के जमाने का कानून, 46 का कानून है, उसके अंतर्गत सीबीआई का गठन किया गया। अब यहाँ पर आप ज़्यादा लिख सकते हैं, 15 नंबर का क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का है, 250 वर्ड का है, तो फिर भी 250 तक नहीं अप्रोच करना है, कम ही लिखना है, वरना अगले क्वेश्चन का समय चला जाता है। तो एक बेसिक सी बात बता दें सीबीआई के बारे में, आपको पता होगी, बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों को नहीं पता होगी पता लग जाएगी। तो जो सीबीआई का गठन किया गया है वो यूनियन टेरिटरी के लॉ के अंतर्गत किया गया, क्योंकि दिल्ली क्या है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है। तो जो कानून बनाया गया, यूनियन टेरिटरी वाला कानून बनाया गया, दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है। इसके अंतर्गत सीबीआई का गठन 1963 में किया गया है, 1963 में किया गया, और ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, सेंट्रल की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। कि करप्शन के केसेस हैं या हाई इंटेंसिटी वाले क्रिमिनल केसेस हैं स्टेट में, स्टेट नहीं जांच कर पा रहे हैं, स्टेट मशीनरी कमजोर है इन्वेस्टिगेशन में, बाय द वे, तो ऐसी दशा में स्टेट अपनी बात सेंटर को कह सकते हैं, और सेंटर सीबीआई प्रोब इनिशिएट कर सकता है, सीबीआई की जांच की शुरुआत कर सकता है। तो इस तरीके से सीबीआई का गठन किया गया है करप्शन के केसेस के लिए, कुछ हाई क्रिमिनल केसेस के इन्वेस्टिगेशन के लिए, फ्रॉड के केसेस के लिए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करती है। और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, चूंकि ये केंद्रीय एजेंसी है, सेंट्रल एजेंसी है, इसलिए स्टेट से परमिशन लेनी पड़ती है। फेडरल सिस्टम है हमारा, तो इस फेडरल सिस्टम में स्टेट से कंसेंट लेनी होती है, परमिशन ना कहें, कंसेंट कहें, सहमति कहें, कंसेंट शब्द का प्रयोग किया गया है, कंसेंट लेनी पड़ती है, सहमति लेनी पड़ती है। स्टेट दो तरीके की कंसेंट देते हैं, एक जनरल कंसेंट होती है, जनरल कंसेंट का मतलब है स्टेट ने सहमति दे दिया तो अब सीबीआई को अलग से सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी स्टेट का मामला सीबीआई को सौंपा जाएगा तो सीबीआई आकर के इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, एविडेंसेस कलेक्ट कर सकती है और अपना प्रोसिक्यूशन के लिए आगे बढ़ सकती है चार्जशीट दायर करके। दूसरा होता है स्पेसिफिक कंसेंट। स्पेसिफिक कंसेंट का मतलब होता है कि केस टू केस कंसेंट लिया जाता है, राज्य मना कर देते हैं कि भाई हम जनरल कंसेंट नहीं दे रहे हैं, जैसे 8 स्टेट्स ने मना कर दिया है इस समय। आप जानते हैं ज़्यादातर पॉलिटिकल रीजन है, वेस्ट बंगाल है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, तो ज़्यादातर पॉलिटिकल रीजन है, तो पॉलिटिकल रीजन के कारण स्टेट ने रिफ्यूज कर दिया है जनरल कंसेंट कि हम जनरल कंसेंट नहीं दे रहे हैं। अब अगर सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करना है तो सीबीआई हमसे स्पेसिफिक कंसेंट ले। स्पेसिफिक कंसेंट का मतलब है केस टू केस, एक केस के लिए आप हमसे कंसेंट मांगिए, अगर हम कंसेंट देंगे तो आप जांच कीजिए, नहीं तो बैठे रहिए वहीं दिल्ली में, नहीं आना जांच करने, दिल्ली में ही बैठना है। तो सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जनाब केवल 18% केसेस के लिए हमें स्टेट कंसेंट दे रहे हैं, 18% केसेस के लिए, यानी 82% केसेस की कंसेंट हमें मिल ही नहीं रही है। 82%, 82% केसेस की कंसेंट मिल ही नहीं रही है, कैसे जांच करें हम? जिनमें से 78% केसेस ऐसे हैं जो हाई इंटेंसिटी के फ्रॉड हैं, बैंक फ्रॉड्स हैं, और इन हाई इंटेंसिटी के फ्रॉड्स और बैंक फ्रॉड्स के लिए भी हमें कंसेंट स्टेट नहीं दे रहे, हम कैसे जांच करें? तो ये मामला आया चर्चा में, मामला चर्चा में आया, यूपीएससी ने सवाल बनाया, तो यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया, आप लिखेंगे कैसे? तो उसी पैटर्न पर जैसे आंसर लिखना है आपको, उसी फॉर्मेट पर आंसर फ्रेमिंग बता रहे हैं। तो बताएंगे आप कि सीबीआई संघ सरकार
वैसे तो हम लोग संघ सरकार लिखते नहीं, केंद्र सरकार ही लिखते हैं, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो लिखते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है संघ और जनरल क्लॉजेज एक्ट, अंग्रेजों के जमाने का कानून कहता है केंद्र। तो हमने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के बजाय जनरल क्लॉजेज एक्ट को वरीयता दे रखी है। ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का वायलेशन है एक तरीके से, ठीक है। अब वो एक अलग, इसीलिए मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पर इससे लिखा जा सकता है, बहुत बड़ा टॉपिक है वो, और बहुत अच्छा टॉपिक है आज के लिए आज के संदर्भ में। तो फिलहाल केंद्र का ही प्रचलन है, केंद्र यहाँ भी लिखा गया है, केंद्रीय एजेंसी, तो हम केंद्र ही बोल रहे हैं, और केंद्र के आधार पर तो आप लिखेंगे कि सीबीआई संघ सरकार की या केंद्र सरकार की अन्वेषण एजेंसी है, किंतु राज्यों में वह राज्यों की सहमति के बिना जांच नहीं कर सकती। या कई तरीके से दूसरा तरीका हो सकता है कि भारत के संघीय ढांचे के संदर्भ में संघ सरकार के द्वारा राज्यों में जांच के सहयोग के लिए सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसी का गठन किया गया है। यद्यपि विगत वर्षों में सीबीआई के अन्वेषण क्षमता या अन्वेषण की शैली पर प्रश्न भी उत्पन्न होते रहे हैं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं इंट्रो। अब इंट्रो लिखने के बाद आप आएंगे, क्योंकि कह रहा है ना कि राज्य प्रश्न उत्पन्न कर सकते हैं, तो आप लिखेंगे कि अन्वेषण शैली पर प्रश्न उत्पन्न कर सकते हैं। तो अब इसमें आंसर में क्या लिखना है, देखिए कई पार्ट है। पहला कह रहा है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर करने और जांच करने के क्षेत्राधिकार पर राज्य प्रश्न उठा रहे हैं, एक बात ये एक्सप्लेन करनी है। दूसरा एक्सप्लेन करना है कि राज्यों द्वारा सहमति रोकने की शक्ति आत्यंतिक नहीं है। ये दो बातें एक्सप्लेन करनी है संघीय ढांचे के संदर्भ में। तो आप बताएंगे, आप लिखेंगे कि इंट्रो तो हमने बता दिया कि इंट्रो आप कैसे लिखेंगे। अब पैरा चेंज करेंगे, और पैरा चेंज करके आप सीबीआई के बारे में बताएंगे, बेसिक्स बहुत संक्षेप में बताएंगे आप कि सीबीआई है क्या, और आप दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट की चर्चा कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इसके अंतर्गत सीबीआई का गठन किया गया है, और ये केंद्रीय एजेंसी है, किंतु राज्यों में जांच राज्यों की सहमति से की जाती है। राज्यों में जांच राज्यों की सहमति से की जाती है। यद्यपि राज्य ने केंद्रीय एजेंसी की कार्यशैली, भूमिका, जांच पर विगत वर्षों में प्रश्न उत्पन्न किया है, और एक राजनैतिक भावना से प्रेरित एजेंसी बताया है। राजनैतिक भावना से प्रेरित एजेंसी के रूप में चिन्हित किया है। तो ये राज्यों की आपत्ति का आप वर्णन कर देंगे, एक पार्ट ये हो जाएगा, और आप बताएंगे कि यही कारण है कि राजनीतिक भावना से प्रेरित रही, यही कारण है कि विगत वर्षों में सीबीआई की भूमिका विवादित रही है। अब फिर पैरा चेंज करेंगे आप, और पैरा चेंज करके आप बताएंगे कि राज्यों की सहमति रोके रखने की शक्ति आत्यंतिक नहीं है। आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। आप लिखेंगे यहां पर कि यदि राज्य सहमति रोकता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को अधिकार है कि वह आदेश दे सकता है और राज्य की सहमति को रद्द कर सकता है, राज्य की सहमति को रद्द कर सकता है। तो इसका मतलब जो राज्य की सहमति है वो आत्यंतिक नहीं है। आपने ये एक्सप्लेन कर दिया। अब ये कह रहा है संघीय ढांचे के संदर्भ में एक्सप्लेन कीजिए। तो अंतिम जो कंक्लूडिंग पैरा है वो रिमार्केबल होना चाहिए इसमें। तो आप फिर पैरा चेंज करेंगे, और पैरा चेंज करके आप बताएंगे कि यद्यपि सीबीआई केंद्रीय एजेंसी है,
और राज्य केंद्रीय एजेंसी है। राज्य अपनी स्वायत्तता राज्यों के द्वारा सीबीआई के द्वारा जांच अपनी स्वायत्तता पर आक्षेप समझा जाता रहा है, किंतु विगत वर्षों में भारत की प्रभुता, अखंडता, सुरक्षा के लिए जिस प्रकार चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं और भ्रष्टाचार के नित नए मामले प्रकाश में आए हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए सीबीआई का राज्यों में प्रभाव बने रहना आवश्यक है। इसे इस तथ्य से समझा जा सकता है, आप फैक्ट बता देंगे कि स्टेट्स में 78% से ज्यादा हाई इंटेंसिटी के फ्रॉड और बैंक फ्रॉड के केसेस पेंडिंग हैं, जिनकी जांच सीबीआई को करनी है। रिकमेंडेशन सीबीआई के पास है, जिनकी जांच सीबीआई को करनी है, लेकिन स्टेट की सहमति न मिल पाने के कारण वे जांच पेंडिंग हैं। यह राष्ट्र के हित के विरुद्ध है। अतः राज्यों की सहमति के बिना भी कुछ मामलों में केंद्रीय एजेंसी को जांच का अधिकार बने रहना चाहिए। तो चूंकि सीबीआई के संदर्भ में, इसलिए हम लोग सिर्फ सीबीआई के संदर्भ में लिख करके कंप्लीट कर देंगे, वरना तो एनआईए से भी इसको ऐड जोड़ सकते हैं कि भाई अब अगर आतंक के मामले में राज्य मना कर देना, मेरे राज्य में नहीं आओगे जांच करने, तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो आतंकवाद पर नियंत्रण कैसे लगेगा अगर स्टेट मना कर देंगे? तो इस तरीके की एजेंसियों के ऊपर अगर इस तरीके के प्रश्न आते हैं तो हम लोग संघीय ढांचे में आप लिखेंगे कि भारत सहकारी, अंत में लिख देंगे कि भारत सहकारी संघवाद है और सहकारी संघवाद में संघ और राज्य मिलजुल कर कार्य करते हैं। संघ और राज्य को राजनैतिक दुर्भावना भूलकर इसी भावना के आधार पर कार्य करना चाहिए। तो राजनैतिक मंतव्यों से परे होकर के राष्ट्रहित, लोकहित के आधार पर, सहकारी संघवाद की भावना के आधार पर अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। सहकारी संघवाद कंक्लूजन में जरूर आना चाहिए, क्योंकि संघीय ढांचे के संदर्भ में एक्सप्लेन करना है। तो हमारा संघीय ढांचा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वाला ढांचा है, तो वो सहकारी संघवाद अंत में आप लिख करके एक्सप्लेन कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आसान है, आप देखें, बस थोड़ा सा अगर डाइवर्सिफाइड आंसर होना चाहिए। लोग कहते हैं ना, आप कहते हैं कि एक किताब पढ़ ली, पॉलिटिक कंप्लीट हो गया। पॉलिटिक तो मैंने एक किताब से लिख डाला आंसर। अब जिन्होंने एक किताब पढ़ी है, जरा मुझे बताइए, क्या इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप उस एक किताब से लिख पाएंगे? कितना हास्यास्पद सा तर्क देते हैं, और बच्चे पागल हो जाते हैं कि हाँ टॉपर्स ने कह दिया। अब भगवान जाने कैसे टॉपर्स बनते हैं आज के समय में, कि इस तरीके से। ये तो बड़ा संकीर्ण नजरिया है। हाँ, प्री के लिए ठीक है, मेन एग्जामिनेशन के लिए जिस तरीके से ये डाइवर्सिफाइड नेचर का पेपर है, क्या आप सोच सकते हैं कि एक बुक से आपका काम चलेगा? नहीं चलेगा। आपको अपने अध्ययन की सीमाओं का विस्तार करना पड़ेगा। आप अपने अध्ययन को सीमित कर देंगे, नंबर सीमित हो जाएगा, नंबर सीमित हो जाएगा। और सेकंड पेपर इतना अच्छा है कि आप आसानी से 150 मार्क्स तक जंप कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा डायरेक्शन पढ़ने का अच्छा हो आपका, थोड़ी सी आप थोड़ा सा अप्रोच चेंज कर दें, आप थोड़ा मॉडिफाई कर दें, थोड़ा फाइन कर दें, जो मच्छिका स्थाने मच्छिका वाली भूमिका है उससे थोड़ा बाहर निकलें, जो परंपरागत अध्ययन की शैली उससे थोड़ा बाहर निकलें, बड़ी आसानी से 150 नंबर तक आप जंप कर सकते हैं। हाई जंप है ये, तो कर सकते हैं। बहुत अच्छा पेपर है, और ऐसा ही अच्छा पेपर बनता है सेकंड पेपर। तो अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन राइट्स कमीशन पर क्वेश्चन अक्सर आते हैं, इस बार भी आया है। यद्यपि मानवाधिकार आयोग ने भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण में काफी हद तक योगदान दिया है, फिर भी वे ताकतवर और प्रभावशालियों के विरुद्ध अधिकार जताने में असफल रहे हैं। ये मेन पंक्ति है, ध्यान देना होगा इस पर। इनकी संरचनात्मक और व्यावहारिक सीमाओं का विश्लेषण करते हुए सुधारात्मक उपायों के सुझाव दीजिए। The Human Rights Commission have contributed immensely to the protection of human rights in India, yet they have failed to assert themselves against the mighty and powerful. Analyze their structural and practical limitations, suggest remedial measures. तो आप बताएंगे कि इंट्रो आप लिख सकते हैं, कई तरीके से लिख सकते हैं।
तो शुरुआत कर सकते हैं कि मानवाधिकार आयोग मृग मारीचिका सिद्ध नहीं हुआ है। उसने मानवाधिकारों के संरक्षण में क्रांतिकारी भूमिका निभाई है या प्रभावशाली भूमिका निभाई है। यद्यपि उसे दंत विहीन सिंह टूथलेस टाइगर की संज्ञा दी जाती रही है, तथापि उसका योगदान प्रभावशाली रहा है। मैंने बड़ा लंबा बता दिया, आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये जो मैंने 2 तरीके के स्टेटमेंट बताए, इनमें से किसी एक को भी क्लब करके लिख सकते हैं आप, तो कैसे भी शुरू कर सकते हैं आप। तो या इस तरीके से लिख सकते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के संरक्षण में मृग मारीचिका नहीं रहा है, यद्यपि सीमाओं से भी ग्रसित रहा है। सुधार कर मानवाधिकार आयोग की प्रभावशीलता में और वृद्धि की जा सकती है। बहुत सारे तरीके हैं इंट्रो लिखने के। तो ये इंट्रो हो गया। इंट्रो लिखने के बाद फिर अब हम लोग अगले पैरा में आएंगे। तो उस पैरा में सीधे मानवाधिकार आयोग पहले आप बताएंगे कि क्या है, और इसके बाद फिर आप बताएंगे कि मानवाधिकारों के संरक्षण में उसने कैसे योगदान दिया है। तो हम लोग इंट्रो तो हमने आपको बता दिया, इंट्रो कैसे लिखना है वो एक्सप्लेन कर दिया मैंने। इंट्रो लिखने के बाद पैरा चेंज करेंगे हम लोग, और पैरा चेंज करके ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में बताएंगे आप। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया गया 1993, और 1993 का ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया गया, और इस एक्ट के माध्यम से एनएचआरसी केंद्र में, एसएचआरसी स्टेट्स में, और ह्यूमन राइट्स कोर्ट डिस्ट्रिक्ट में गठन करने का प्रावधान किया गया। केंद्र में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, और स्टेट में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, और जिलों में मानवाधिकार न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया। एक ये पार्ट आ जाएगा इंट्रोडक्शन, ये पैरा में चेंज करके। फिर आप बताएंगे, ये कह रहा है महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो आप बताएंगे कि आयोग के गठन के बाद मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में कमी आई है, पहली बात। दूसरी बात आप बताएंगे कि कैसे कमी आई है। आप बताएंगे कि पुलिस हिरासत में यातनाएं, पुलिस हिरासत में होने वाली मौतें, यानी कस्टोडियल डेथ जिन्हें कहते हैं ना, कस्टोडियल डेथ, कस्टोडियल टॉर्चर, इस तरीके की घटनाओं में तीव्र कमी आई है। फेक इनकाउंटर्स, उसको क्या लिखेंगे, छद्म एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर्स ही लिखेंगे, फेक एनकाउंटर्स पहले बहुत होता था। हम लोगों ने 80 के दशक और 90 के दशक में देखा, डेली समाचार पत्र उठाइए तो कहीं न कहीं मानवाधिकार के हनन की घटनाएं बड़े पैमाने पर उभर कर आती थी डेली न्यूज़पेपर में। लेकिन 1993 के बाद हम लोगों ने तो, आप तो उस पीढ़ी के नहीं हैं, तो आप नहीं अनुभव कर सकते, सिर्फ हम बता सकते हैं और आप समझ सकते हैं। हमने तो दोनों पीढ़ी देखी है मानवाधिकार आयोग की, तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और मैंने तो बहुत व्यावहारिक अनुभव देखा है, कोर्ट में देखा है, पुलिस थानों में देखा है, तो बहुत व्यावहारिक अनुभव रहा है मेरा। तो मैंने देखा कि किस तरीके से फेक इनकाउंटर्स और कस्टोडियल डेथ और कस्टोडियल टॉर्चर इस तरीके से पुलिस करती रही है। तो आपके एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया गया है लालूंग का, ना पढ़ा होगा आपने एनसीईआरटी, तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन का आइडियल एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मेरे पास बहुत सारी रिपोर्ट हैं, ह्यूमन राइट्स की डॉक्यूमेंट है, तो उस आधार पे भी जानकारियाँ मिल जाती हैं। तो फिलहाल ह्यूमन राइट्स में कमी आई है, ये एक पार्ट हो गया कि मानवाधिकारों के संरक्षण। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि बंदी गृहों, जेल, इन सब में जो जीवन दशाएं हैं, जीवन दशा में सुधार आया है, क्योंकि 250 मार्क्स का है ना, तो लिखने की गुंजाइश है। तो एक पार्ट ये भी लिख देंगे पॉजिटिव है कि जेल हैं, संरक्षण गृह हैं, सुधार गृह हैं, वहाँ रहने वाले लोगों की जीवन दशाओं में भी सुधार आया है, परिवर्तन आया है। एक पार्ट ये हो गया। फिर ये कह रहा है कि यद्यपि यह संभ्रांत लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने में सफल नहीं रहा है। ये कह रहा है ना कि इसने क्या कहा, ताकतवर और प्रभावशालियों के विरुद्ध अधिकार जताने में ये असफल रहा है।
संरचनात्मक और व्यावहारिक सीमाओं का विश्लेषण कर उपाय बताएं। तो आप बताएंगे कि इसके बावजूद ये समस्याएं, ये जो उपर्युक्त समस्याएं हैं, समाप्त नहीं हुई हैं, समाप्त नहीं हुई हैं, क्योंकि आयोग मात्र परामर्शी है और धन बल का और सत्ता का उपयोग कर सिर्फ लोक कार्यवाही से बचते रहे हैं। तो यहाँ लिखने के बजाय हम इसको पैरा भी चेंज करके लिख सकते हैं, क्योंकि कह रहा है संरचनात्मक और व्यावहारिक कमियां क्या रही हैं, तो उसमें भी हम लोग कर सकते हैं। समाप्त नहीं हुआ है तो निम्नलिखित कमियां हैं, निम्नलिखित कमियां हैं। क्या कमियां हैं? ये कह रहा है संरचनात्मक और व्यवहारात्मक दोनों प्रकार की कमियों को, सीमाओं का विश्लेषण करना है, फिर सुधारात्मक उपाय भी देने हैं। तो पहले कमियां बतानी है। कमियां आप क्या बताएंगे एक एक करके? पहली कमी आप बताएंगे कि आयोग के पास यदा कदा नौकरशाही कार्य संस्कृति का शिकार हो जाता है। आयोग के पास अपना स्टाफ नहीं है, संरचनात्मक है, स्वयं का स्टाफ नहीं है। आपको ये जानकर हैरत होगा कि एनएचआरसी के पास, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के पास अपना परमानेंट स्टाफ नहीं है। डेपुटेशन पर आए हुए अधिकारियों और कर्मचारियों की बदौलत एनएचआरसी चल, पहले तो इसका ऑफिस भी नहीं था, यहाँ फरीदकोट हाउस था शायद, उसी में था, पहले किराए पर था, फिर किराए से हटा करके और आईएनए के पास जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस के कॉम्प्लेक्स हैं, वहां ले गए सरकारी बिल्डिंग में। तो अभी तक तो बिल्डिंग अपना कार्यालय भी नहीं था, किराए पर चल रहा था। स्टाफ तो अभी तक अपना नहीं है। डेपुटेशन पर जो लोग आते हैं उन्हीं से काम चलता है, और डेपुटेशन 3 साल का होता है नॉर्मली। 3 साल बाद फिर उनको जाना होता है, हालांकि वो जाना भी नहीं चाहते क्योंकि एनएचआरसी का दबदबा बहुत है, इसलिए जल्दी जाना भी नहीं चाहते, लेकिन डिपार्टमेंट बुलाता रहता है, कहाँ पड़े हो, मेरे पास कर्मचारी कम है, आ जाओ मेरे पास। लेकिन डिपार्टमेंट बुलाता है तो एनएचआरसी का दबदबा बहुत है, सारे न्यायाधीश हैं, वो मना कर देते हैं कि नहीं नहीं जाना है। तो वो डिपार्टमेंट बता देता है जनाब अध्यक्ष ने मना किया है, बोले ठीक है रहने दो, वहीं पड़े रहो, कौन पंगा लेगा न्यायाधीशों से। तो फिलहाल बना हुआ है, मैनेज्ड है, ये मैनेज्ड है, तो ये गलत है, ये संरचनात्मक कमजोरी है इसकी। स्वयं का स्टाफ होना चाहिए। इसके अलावा मानवाधिकारों को ये एक जनरल परसेप्शन के नजरिए से देखता है, लेकिन केवल 1 वर्ष पुरानी शिकायत देखता है बस, केवल एक, यानी शिकायत 1 वर्ष के भीतर उत्पन्न हुई हो। 1 साल से पुरानी शिकायत है तो आप ह्यूमन राइट्स कमीशन में शिकायत नहीं कर सकते, करेंगे तो वह संज्ञान नहीं लेगा, नोटिस नहीं लेगा, नोटिस नहीं लेगा तो चिंता की बात होगी। फिर अगली बात, परामर्शी है, केवल ये ना तो पीड़ितों को राहत दे सकता है, नो राहत नो दंड, न तो पीड़ितों को राहत दे सकता है, न दोषियों को दंडित कर सकता है। ये केवल और केवल मानवाधिकार के हनन के मामलों की जांच करके सरकार से कार्यवाही की सिफारिश कर सकता है। हालांकि सरकार को इसकी सिफारिश पर अपनी रिपोर्ट देनी होती है, और अगर मानवाधिकार आयोग की सिफारिशें सरकार ने नहीं मानी है तो उसका स्पष्टीकरण भी देना होता है, लेकिन स्पष्टीकरण दे करके सरकार छुट्टी पा सकती है। तो परामर्शी है, ये सिफारिशें परामर्शी हैं, इसलिए सत्ता के निकट रहने वाले लोगों पर प्रभाव नहीं है। कह रहा है ना ये कि जो क्वेश्चन में इसने कौन सी भाषा प्रयोग की कि ताकतवर और प्रभावशालियों के विरुद्ध असफल है, तो ये बात आएगी। कैसे आएगी आप बताएंगे कि जो लोग सत्ता के निकट हैं, यानी सरकार के निकट हैं, सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं करती। स्टेट में ऐसे मामले बहुत आते हैं,
सेंटर में कम आते हैं। आप लिख सकते हैं कि स्टेट में ऐसे मामले बहुत उत्पन्न होते हैं, सेंटर में कंपैरेटिवली कम उत्पन्न होते हैं, क्योंकि सेंटर की जो सरकार है उसका प्रभाव दूर तक जाता है। बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, यूएन तक जाएगी, तो ह्यूमन राइट्स कमीशन यूएन तक जा सकती है। तो वहाँ पर सरकार, केंद्र सरकार थोड़ा सा सेंसिटिव होती है इस मामले में, लेकिन जो सत्ता के निकट है उसके विरुद्ध कार्यवाही कमजोर होती है, प्रभाव नहीं। या तो कार्यवाही नहीं होती है या कार्यवाही कमजोर होती है, इसलिए प्रभाव नहीं रह पाता है। इसी बात को यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर देंगे क्यों ऐसा है, क्योंकि मात्र परामर्शी है, बाइंडिंग नहीं है। ये कमियां हो गई। और बाकी जो लोग आते हैं जैसे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, कमीशन चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, इस तरीके के जो कमीशन बनाए गए हैं उनके चेयरमैन को भी इसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर बनाया गया है। ये गलत है, इनको परमानेंट मेंबरशिप देनी चाहिए और उन सबको खत्म कर देना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, उनको खत्म कर देना चाहिए। उनको खत्म करके इसमें विलय कर देना चाहिए, इसमें विंग बना देनी चाहिए। फिलहाल वो एक अलग प्रकरण है। तो कमियां, व्यवहार, अब ये उपाय बताएंगे आप, सुझाव। तो इसी को चेंज करेंगे हम लोग, बताएंगे, क्योंकि जो आईपीएस अधिकारी, जो ब्यूरोक्रेट वहां पर जा रहा है वो उसी वर्क कल्चर को अडॉप्ट कर रहा है, जो वर्क कल्चर ऑलरेडी उस वर्क कल्चर में उसने काम किया है। तो इसको थोड़ा सा आप बताएंगे कि जो कार्य संस्कृति है जिसमें औपनिवेशिक लक्षण दिखलाई पड़ते हैं, उनको प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से सुधार संबंधी कानून बनाए जाने चाहिए और पारदर्शिता होनी चाहिए। जो गोपनीयता अधिनियम है, गोपनीयता अधिनियम को समाप्त किया जाना चाहिए। स्वयं का स्टाफ होना चाहिए। शिकायत की जो समयावधि है उस समयावधि में वृद्धि की जानी चाहिए। जो स्टेट के ऐसा कमीशन है उनकी फंक्शन को बढ़ावा देना चाहिए। स्टेट अच्छा काम करेंगे तो इनके पास शिकायतें कम आएंगी। यहाँ पांचवी बात, शिकायतें अधिक हैं, तो शिकायतें अधिक हैं, शिकायतों को कम करने के लिए स्टेट को अच्छा काम करना होगा। तो स्टेट अच्छा काम करेंगे तो सेंटर के पास शिकायतें कम आएंगी, इधर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा जिलों में डिस्ट्रिक्ट ह्यूमन राइट्स कोर्ट बनाई नहीं गई है, जबकि एक्ट ये कहता है 1993 का। तो जिलों में डिस्ट्रिक्ट ह्यूमन राइट्स कोर्ट बनाई जानी चाहिए। अगर डिस्ट्रिक्ट ह्यूमन राइट्स कोर्ट बनाई जाएंगी तो इफेक्ट अच्छा आ जाएगा, ऊपर शिकायतें कम पहुंचेंगी। इसके अलावा जो आयोग की परामर्शी भूमिका है, यहाँ पर उसे कुछ दंडात्मक शक्तियां और कुछ राहत की शक्तियां देनी चाहिए। यहाँ शक्ति में वृद्धि करना चाहिए कुछ। और अगली बात यह है कि न केवल शक्ति में वृद्धि करना चाहिए, बल्कि आयोग को चाहिए कि जो सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन, हालांकि आयोग लेता है, साथ लेता है, लेकिन सिविल सोसाइटी की भूमिका कहीं ना कहीं फंस कर रह जाती है ब्यूरोक्रेटिक, और उसमें उनके जो क्राइटेरिया है वो बड़े टफ है। सिविल सोसाइटी में भी गिरावट आई है, तो सिविल सोसाइटी को प्रमोट करना चाहिए और प्रमोट करके हम बेहतर भूमिका निभा सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से इसका आंसर किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के संविधानों में समता के अधिकार की धारणा की विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। Analyze the distinguishing features of the notion of right to equality in the Constitution of USA and India. बहुत अच्छा है, बहुत ही आसान सा है। हम लोग जब पढ़ते हैं तो इन सारी बातों को ऑलरेडी पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं। तो आप बताएंगे कि इसका जो इंट्रोडक्शन है वो बड़ा सिंपल सा इंट्रोडक्शन आप बताएंगे समता का अधिकार संवैधानिक नैतिकता का भाग है, यहाँ से भी बता सकते हैं। या आप बताएंगे कि समता का अधिकार, क्योंकि अमेरिका और भारत की बात की गई, तो आप इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि समता का अधिकार सभी देशों में संविधान का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, यह संविधान का दर्शन रहा है।
अमेरिका और भारत में, या यहाँ से भी आप शुरुआत कर सकते हैं कि अमेरिका और भारत दोनों देशों में समता का आदर्श संविधान की आत्मा के रूप में संविधान में वर्णित किया गया है। यद्यपि दोनों देशों के समता की विशेषताओं में कुछ भिन्नताएं हैं। ये अच्छा होगा इस तरीके से लिखना। तो इस तरीके से इंट्रो लिख देंगे आप। अब इंट्रो लिखने के बाद, ये इंट्रो हो गया आपका, मैंने बता दिया। इंट्रो लिखने के बाद अब आप बताएंगे कि समता के अधिकार की धारणाएं दोनों देशों में कैसे कैसे अपनाई गई हैं। तो आप बताएंगे कि पहली बात कि अमेरिका में समता का अधिकार ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, बल्कि वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा वहां पर शामिल किया गया, ऐड किया गया। अमेरिका में समता का, जबकि भारत में समता का अधिकार ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था। उसी मतलब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, मूल संविधान, मूल संविधान का पार्ट है, मूल संविधान का भाग है। दूसरी बात आप बताएंगे, भारत अमेरिका में समता के अधिकार को शामिल करने की प्रेरणा ब्रिटेन से मिली, जबकि भारत में इन्हें शामिल करने की प्रेरणा, भारत में इन्हें शामिल करने की प्रेरणा ब्रिटेन, अमेरिका और हमारी संस्कृति से प्राप्त हुई, भारतीय संस्कृति से प्राप्त हुई। तो ब्रिटेन, अमेरिका और हमारी संस्कृति से प्राप्त हुई। फिर आप तीसरी बात बताएंगे कि अमेरिका में जो, ऊपर तो लिखा हुआ है, यही नीचे लिख रहा हूं, अमेरिका में विधियों के समान संरक्षण का कॉन्सेप्ट दिया गया है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधियों का समान संरक्षण क्या है इसका अर्थ भी बता देंगे। जबकि भारत में यह विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से मिलकर बनता है, से मिलकर बनता है, दोनों से मिलकर बनता है, और इस प्रकार तुलनात्मक रूप में व्यापक है। भारत का जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, समता का अधिकार है, वो अमेरिका की तुलना में व्यापक है। एक फिलॉसफी आपको बतानी होगी, अगर आपने पढ़ी है आपको याद होगा, तो हालांकि हमने अपनी क्लास में हमेशा मैं बताता हूँ, जो अमेरिका में कॉन्सेप्ट आया बिल ऑफ राइट्स का, अमेरिका में ये बिल ऑफ राइट्स का पार्ट है। अमेरिका में जो बिल ऑफ राइट्स का कॉन्सेप्ट आया वो एब्सोल्यूट राइट के रूप में आया। एब्सोल्यूट राइट के रूप में आया है और डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर के अधीन है, और डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, अधित्याग के सिद्धांत जानते हैं, पढ़ते हैं हम लोग। एब्सोल्यूट है राइट, जो अमेरिका में जितने भी बिल ऑफ राइट्स दिए गए, जितने भी अधिकार दिए गए हैं, वो एब्सोल्यूट हैं और डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर के अधीन है। लेकिन दुरुपयोग हो सकता है, मिसयूज हो सकता है। तो मिसयूज को रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हेल्प करता, वहां का उच्चतम न्यायालय हेल्प करता है। वहां के सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ पुलिस पावर का यूज किया है, अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने डॉक्ट्रिन ऑफ पुलिस पावर का यूज किया है, और डॉक्ट्रिन ऑफ पुलिस पावर का यूज करते हुए वहां के मूल अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने की व्यवस्था की है। तो वहां जो फंडामेंटल राइट का क्रियान्वयन होता है अमेरिका में, कॉन्स्टिट्यूशन और कोर्ट दोनों का इक्वल पार्ट होता है हमेशा। क्यों?
क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में एब्सोल्यूट नेचर के हैं, आत्यंतिक प्रकृति के हैं। आत्यंतिक प्रकृति का मतलब निर्बंधन तो है ही नहीं, रोक टोक तो है ही नहीं। और डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर है, कोई भी त्याग सकता है। जबकि भारत में ऐसा नहीं है। हमें डॉक्ट्रिन ऑफ पुलिस पावर की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत में जो अपनाए गए हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है। एक बात, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर जैसे कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ नहीं है। दूसरी बात, इसका मतलब है कि भारत में जो राइट टू इक्वालिटी है दैट इज मोर प्रोग्रेसिव देन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। अधिक व्यापक ही नहीं है, अधिक प्रगतिशील भी है। ये एकदम डिफरेंट होगा। ये आपका एक्सप्लेनेशन अगर आप इस थॉट के आधार पर लिखते हैं, मैंने लिखाए हैं अपने नोट्स में ये बात। जब मैंने राइट टू इक्वालिटी पढ़ाई है और जब मैंने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा है तो मैंने ये बातें लिखाई हैं कि जो बिल ऑफ राइट्स हैं अमेरिका में वो एब्सोल्यूट नहीं है, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर के अधीन है। अमेरिका में जो अधिकारों का अगर दुरुपयोग किया जाता है, क्योंकि आत्यंतिक है, अधिकारों पर कोई सीमा नहीं है, दुरुपयोग हो सकता है, तो दुरुपयोग को रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कोई गाइडलाइन नहीं देता। दुरुपयोग को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ पुलिस पावर यूज किया है और वो दुरुपयोग को रोकता है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में हमने उपयोग दुरुपयोग दोनों को चिन्हित किया, दोनों के लिए एक संतुलन बनाए रखते हुए संविधान में वर्णित कर दिया, और इस प्रकार विस्तार और सीमा दोनों संविधान में ही निहित है। और उच्चतम न्यायालय ने उसे व्याख्या करके और असीम विस्तार दिया है। इस बार प्री के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आया था इक्वालिटी पर, और वो आया था आर्बिट्रेरीनेस वाला क्वेश्चन आया था ना, कि आर्बिट्रेरीनेस किसके अगेंस्ट है, इस तरीके का क्वेश्चन था। तो इक्वालिटी के अगेंस्ट है। कैसे? वो इपिरोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, मैंने लिखाए हैं नोट्स में। इपिरोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में कोर्ट का जजमेंट है कि आर्बिट्रेरीनेस एंड इक्वालिटी बोथ आर एनिमी टू ईच अदर। समता और मनमानापन एक दूसरे के शत्रु हैं। इसी पर प्री में भी क्वेश्चन आया था। तो फिलहाल इसी तरीके से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये हो गया इक्वालिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, वेरी सिंपल क्वेश्चन। उन संवैधानिक प्रावधानों को समझाइए जिनके अंतर्गत विधान परिषदें स्थापित होती हैं। उपयुक्त उदाहरणों के साथ विधान परिषदों के कार्य और वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अंडर विच लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आर एस्टैब्लिश्ड, रिव्यू द वर्किंग एंड करंट स्टेटस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स विद सुटेबल इलस्ट्रेशंस। तो आसान सा क्वेश्चन है विधान परिषदों के बारे में। तो अब इसमें बहुत ज़्यादा भूमिका की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, सीधा सीधा उत्तर है। तो आप सीधे सीधे फिर आंसर लिखना शुरू करेंगे, क्योंकि संवैधानिक प्रावधानों को समझाना है जिनके अंतर्गत विधान परिषदें स्थापित होनी है। तो एक एक करके संवैधानिक प्रावधानों को आप समझाते चलिए कि कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान हैं जिनके अंतर्गत विधान परिषदें स्थापित की जाती हैं। तो स्लाइड चेंज करते हैं और आपको आर्टिकल्स बताते हैं। तो आर्टिकल आप बताएंगे कि आर्टिकल 168 कुछ राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्थाओं का, बाई कैमरा लेजिस्लेचर का प्रावधान करता है कि कुछ राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्थाएं हो सकती हैं। आर्टिकल 169, ये सब आपने प्री में ऑलरेडी पढ़ा है, उसी तरीके से एक्सप्लेन करना है। आर्टिकल 169 क्रिएशन एंड एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, कि किस तरीके से लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का क्रिएशन किया जा सकता है राज्य में, पार्लियामेंट कर सकती है विद सिंपल मेजॉरिटी, साधारण बहुमत से, और कैसे एबोलिशन किया जा सकता है, पार्लियामेंट कर सकती है सिंपल मेजॉरिटी से। लेकिन पार्लियामेंट ऐसा तभी कर सकती है, वन कंडीशन इज देयर, एक कंडीशन है, पार्लियामेंट ऐसा तभी कर सकती है जब स्टेट ऐसा करने के लिए कहें। कैसे कहेंगे? स्टेट स्पेशल मेजॉरिटी से कहेंगे। तो 169 में ये पार्ट आ जाएगा, क्रिएशन और एबोलिशन की बात आ जाएगी। इसके बाद आर्टिकल 171 कंपोजिशन की बात आ जाएगी कि कैसे कंपोज्ड होती हैं, ये कैसे बनती हैं, इनकी संरचना कैसे निर्मित होती है। तो संरचना वाले पार्ट में 1/3, 1/3, 1/12, 1/12, 1/6 इस तरीके से करके गठित होती हैं। तो इस तरीके से
हम ये बता सकते हैं कि जिनके अंतर्गत विधान परिषदें स्थापित होती हैं। तो ये प्रावधान हो गए, एक पार्ट ये कंप्लीट हो गया, इसका एक पार्ट ये कंप्लीट हो गया कि उन प्रावधानों को बताना है जिनके अंतर्गत ही गठित होती है। तो ये आर्टिकल्स हो गए। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है विधान परिषदों के कार्य और वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। तो आप बताएंगे कि विधान परिषदों के कार्य क्या है और उसका मूल्यांकन करना है। तो लिखेंगे नहीं, आप पैरा चेंज करेंगे यहाँ पर, इसको पैरा चेंज करके, और कार्य और वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन। तो आप बताएंगे कि विधायी कार्य में मात्र परामर्शी है, मात्र परामर्शी भूमिका है। विशेषज्ञ निकाय की भूमिका है, विशेषज्ञ निकाय की भूमिका निभाती है। हेस्टी लेजिस्लेशन से बचाती हैं, यानी आप इसको लिख सकते हैं राज्यों की विधानसभा को जल्दबाजी से रोकती हैं, जल्दबाजी से रोकती हैं। ये सब आप उसके कार्य बता देंगे। अब ये कह रहा है कि और अराजनीतिक होकर के भूमिका का निर्वाह करती हैं। अब कह रहा है कि वर्तमान स्थिति का और कार्य का मूल्यांकन करेंगे। तो अब मूल्यांकन करना है तो आप बताएंगे, इसमें पैरा चेंज करेंगे, आप पैरा चेंज करेंगे और बताएंगे कि राज्यों में इनकी स्थिति विधानसभा के समतुल्य नहीं है, बल्कि राज्यों में इनकी स्थिति कमजोर है। यदा कदा इन्हें बैकडोर समझा जाता है। जो लोग विधानसभा में नहीं जीत कर आ पाते उन्हें विधान परिषद में जीत करके भेज दिया जाता है। विधि बनाने में इन्हें समान अधिकार नहीं दिया गया है। इनकी विशेषज्ञ राय का कोई महत्व नहीं होता, इनकी विशेषज्ञ राय का कोई महत्व नहीं होता। यही कारण है, यही कारण है कि सभी राज्यों में विधान परिषदें नहीं है। मात्र 6 राज्यों में विधान परिषदें, अब बता देंगे कि कम राज्यों में विधान परिषदें हैं, और जहां हैं वहां विधान परिषदें अपनी गरिमा के अनुकूल, गरिमा के अनुकूल भूमिका नहीं है और इन्हें राजनीतिक उपकरण बना दिया गया है, राजनीतिक उपकरण बना दिया गया है। जैसे आंध्र प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होते ही आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने लेजिस्लेटिव काउंसिल के एबॉलिशन, उत्सादन का प्रस्ताव पारित कर दिया। एक इलस्ट्रेशन भी देना है ना, तो इलस्ट्रेशन भी दे दिया कि ये राजनीतिक उपकरण है, राजनीतिक साधन बन गई हैं कि तुरंत आंध्र प्रदेश में जैसे सत्ता परिवर्तित हुई, नया दल सत्ता में आया, उसने एक प्रपोजल पारित कर दिया कि इनको एबॉलिश कर दी जाए, इनको नष्ट कर दिया, इनको समाप्त कर दिया जाए। तो इस प्रकार ये राजनीतिक निहितार्थों की पूर्ति का साधन बन चुकी है और राज्यों में अपनी गरिमा के अनुरूप भूमिका निभा पाने में अधिक समर्थ नहीं हो पा रही हैं। किंतु अब थोड़ा सा सकारात्मक भी लिखेंगे, किंतु यह राजनीतिक गिरावट के कारण है। जो कंक्लूजन है आप इसमें लिखेंगे कि यह राजनीतिक पतन के कारण है, राजनीतिक पतन के कारण गिरावट आई है। यदि राजनीतिक पतन को रोका जाए, यदि इस पर रोक लगाई जाए, तो विधान परिषदों की संकल्पना एक अच्छी संकल्पना है और गुणवत्तापूर्ण विधायन के लिए, गुणवत्तापूर्ण विधायन के लिए एक सजीव अवधारणा सिद्ध हो सकती है, एक सजीव संकल्पना सिद्ध हो सकती है। इस तरीके से एक पॉजिटिव नोशन के साथ हम आंसर को कंप्लीट कर देंगे। तो ये इस तरीके से आंसर इसका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो गया 8th नंबर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस बार पॉलिटी में।
फिर पॉलिटी के बाद हम लोग गवर्नेंस, और गवर्नेंस के बाद सोशल इंटरनल सिक्योरिटी भी चर्चा कर लेंगे। तो अभी तो पॉलिटी कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है क्या विभागों से संबंधित संसदीय अस्थायी समितियां प्रशासन को अपने पैर की उंगलियों पर रखती हैं और संसदीय नियंत्रण के लिए सम्मान प्रदर्शन हेतु प्रेरित करती हैं? उपयुक्त उदाहरणों के साथ ऐसी समितियों के कार्य का मूल्यांकन कीजिए। डू डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज कीप एडमिनिस्ट्रेशन ऑन इट्स टोज and inspire reverence for parliamentary control? Evaluate the working of such committees with suitable examples. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, क्वेश्चन डिपार्टमेंटल पार्लियामेंट्री कमेटी से है। डोंट कंफ्यूज्ड विद पार्लियामेंट्री अदर कमेटीज, दीज आर डिफरेंट, ये अलग है। ये विभागीय संसदीय समितियां अलग हैं उन समितियों से, अन्य समितियों से। कैसे अलग हैं, आपको इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि बता देते हैं, तो बाकी फिर आंसर पर आते हैं सीधे। जो डिपार्टमेंटल पार्लियामेंट्री कमेटीज बनाई गई थी 1994 के बाद, इनका 1994 के बजटीय सिस्टम से इनका गठन किया गया। इसलिए गठन किया गया क्योंकि इनके गठन के पीछे की का जो तर्क है वो गिलोटिन है। गिलोटिन जानते हैं आप? बजट पारित करने में गिलोटिन का उपयोग किया जाता है। गिलोटिन का उपयोग करके 26 डेज तय होते हैं बजट पर डिस्कशन और अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान के। अब ये सारी बातें अगर आपने पढ़ रखी हैं तो ठीक है, समझ पाएंगे, अदरवाइज इनको समझाने में मुझे बहुत समय लगेगा, तो मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, बाकी क्लास में हम लोग इसे डिस्कस करते हैं। तो अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान, बजट पारित करने के दौरान अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान के लिए 26 डेज तय किए गए होते हैं, और इन 26 डेज में सारी जो डिमांड फॉर ग्रांट्स हैं उन पर डिस्कशन करना होता है, वोट करना होता है। लेकिन डिमांड्स मोर देन 100 से ज़्यादा होती हैं, डेज आर ओनली 26, तो सभी डिमांड्स पर चर्चा कर पाना संभव नहीं है। इसका मतलब है कि बजट बिना चर्चा के पारित हो जाता है, और अंतिम दिन पारित करना होता है क्योंकि 26 डेज ही तय होते हैं। तो अंतिम दिन कैसे पारित करना होता है? गिलोटिन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। गिलोटिन का मतलब होता है वोटिंग विदाउट डिस्कशन, बिना चर्चा के मतदान, इसको गिलोटिन कहते हैं। क्योंकि संसद का नियम ये है, पार्लियामेंट्री नियम ये है, ब्रिटेन ने डेवलप किया है, पार्लियामेंट्री नियम ये है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट्री नियम ये है कि बिना चर्चा के मतदान नहीं होगा, पहले चर्चा होगी फिर वोटिंग होगी। तो विदाउट डिस्कशन वोटिंग इज नॉट अलाउड। लेकिन गिलोटिन में क्या है, बिना चर्चा के मतदान हो जाता है, इसको गिलोटिन कहते हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण मामलों के लिए प्रयोग में लाया गया है। तो अब हमारे पास 26 डेज होते हैं, 100 से ज्यादा डिमांड है, तो अंतिम दिन सारी डिमांड को एक साथ रख देते हैं, वोट कर देते हैं, सबको पारित मान लेते हैं और कहते हैं चलो अप्रोप्रिएशन बिल पेश करो, पारित करो, जिससे कि बजट का एक हिस्सा पारित हो जाए। विनियोग विधेयक बना करके पारित करो और बजट का एक हिस्सा आगे फटाफट पारित करो, सरकार को खर्च करने की परमिशन दो। तो इस तरीके से वो बजट का हिस्सा पारित हो जाता है। तो सरकार ने ये तय किया कि ये तो बड़ा गड़बड़ है, ऐसा करने से बहुत सारी मांगों पर, बहुत सारी डिमांड पर तो डिस्कशन हो ही नहीं पाता। तो हम कैसे ये इंश्योर करें कि पार्लियामेंट बजट पर कंट्रोल करती है या एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है? जब बिना चर्चा के बजट बनाया एग्जीक्यूटिव ने, बिना चर्चा के हम पारित कर दे रहे हैं, तो कैसे हम पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी तय करें? कैसे एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी पार्लियामेंट के प्रति तय करें? कैसे हम पार्लियामेंट्री कंट्रोल एग्जीक्यूटिव पर तय करें? इसी डिस्कशन ने ही विभागों से संबंधित संसदीय समितियों की संकल्पना को जन्म दिया है, और विभागों से संबंधित संसदीय समितियों की संकल्पना अपनाई जाती है। तो विभागों से संबंधित संसदीय समितियों की संकल्पना इस डिस्कशन से उपजी है। तो डिपार्टमेंट रिलेटेड इसको सारे काम दिए जाते हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग कमेटीज बनाई जाती हैं। 31 मेंबर्स होते हैं, पहले मेंबर्स बहुत ज़्यादा होते थे, अब 31 मेंबर्स होते हैं। 21 लोकसभा के होते हैं और 10 राज्यसभा के होते हैं। तो इन सारी कमेटीज को जो ये डिपार्टमेंट रिलेटेड कमेटीज बनाई जाती हैं, इनको एक तो बजट दे दिया जाता है, अब लिख देते हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें भी सीधे सीधे आंसर लिखना है। बहुत ज़्यादा जिस तरीके से भूमिका हम लोग लिखते आए हैं उन क्वेश्चंस की, उसमें उस तरीके से गुंजाइश नहीं है। इसमें लिखना है क्या विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियां प्रशासन को अपने पैर की उंगलियों पर रखती हैं और सम्मान प्रदर्शन के लिए प्रेरित करती हैं? तो आप इसको बताएंगे यहाँ पर आंसर राइटिंग में। पहले आप बताएं कि विभागीय संसदीय समितियां कार्यपालिकीय नियंत्रण
के लिए संसदीय साधन है और संसद के द्वारा विभागीय नियंत्रण को, कार्यपालिका पर विभागीय नियंत्रण को और सशक्त, कार्यपालिकीय विभागों पर नियंत्रण को और सशक्त बनाने में योगदान देती है। इस तरीके से एक इंट्रो आप इसका बना देंगे। ये इंट्रो बनाने के बाद अब आप आ जाएंगे कि हैं क्या ये समितियां। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज होती क्या है, तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि 1994 के बजट से इस बात की चर्चा की गई कि कॉन्सेप्ट आया केवल बजटरी कंट्रोल के लिए, जो गिलोटिन की वजह से नहीं हो पाता है, लेकिन फिर धीरे धीरे इनका जो दायरा है वो बढ़ाया गया और इन्हें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कार्य दिए जाने लगे। तो एक तो जो अनुदान मांगे हैं बजट की, उन अनुदान मांगों पर ये अपनी रिपोर्ट देती हैं, तैयार करती हैं। दूसरी बात, जो विभागों के बिल्स होते हैं, विधेयक होते हैं, उन बिल्स को दिए जाते हैं छानबीन करने के लिए और उस पर ये अपनी रिपोर्ट देती हैं। विभागों की जो एनुअल रिपोर्ट होती है, वार्षिक रिपोर्ट होती है या अन्य प्रकार की रिपोर्ट है, उस पर इनको छानबीन करने के लिए जांच दी जाती है, उस पर अपनी ये रिपोर्ट देती हैं। और जो दीर्घकालीन सरकार की दीर्घकालीन नीतियां होती हैं, उन नीतियों की जांच करने की इन्हें जांच करने का अधिकार दिया जाता है और ये इस पर रिपोर्ट देती हैं। तो ये डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज इसलिए हैं क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट को मिला करके अलग अलग कमेटी बनाई जाती हैं और उन कमेटीज के माध्यम से विभागीय कार्यों की जांच, मोटे तौर पर कहें तो विभागीय कार्यों, वित्त की जांच की सुविधा देती हैं और रिपोर्ट देती हैं, जिससे विभागों को जवाबदेह बनाया जा सके, जवाबदेही में वृद्धि की जा सके। तो ये एक पार्ट हो जाएगा इसका। अब ये कह रहा है कि संसदीय नियंत्रण के लिए सम्मान प्रदर्शित करती हैं और प्रशासन को पैरों पर रखती हैं, पैरों की उंगलियों पर रखती हैं। तो आप बताएंगे कि प्रशासन पर प्रभावी नियंत्रण का साधन सिद्ध हुआ है और जवाबदेही में वृद्धि की है। दूसरा, संसदीय नियंत्रण को प्रभावी बनाया है क्योंकि ये निरंतर कार्य करती रहती हैं, इनका कार्य निरंतर चलता रहता है। तो संसद की कम बैठकें होती हैं, संसद के पास समय कम होता है, उस प्रकार की कमियों को ये कंपनसेट कर देती हैं, जो भी हमने पढ़ा था कार्यपालिकी नियंत्रण में। तो एक तरीके से संसद की कमजोरियों को पूरा करती हैं, पूरक के रूप में है, पूरक के रूप में है। तो कैसे पूरक के रूप में है कि जो चर्चा की कमी रह जाती है संसद में, उसको ये पूरा कर देती हैं क्योंकि ये चर्चा कर लेती हैं। जो बजट पर चर्चा नहीं हो पाती है, उसकी कमी को ये पूरा कर देती हैं। सदन में गहन चर्चा नहीं हो पाती है, यहाँ गहन चर्चा होती है, इन डेप्थ डिस्कशन होता है। मार्गदर्शन प्रदान करती हैं, ये गाइडलाइन प्रदान करती हैं, समय की बचत करती हैं, ये समय की बचत करती हैं, इस प्रकार का काम करती हैं। तो ये हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे, ये नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा। फिर ये कह रहा है कि मूल्यांकन करना है, इवेल्युएट करना है, तो थोड़ा सा चुनौतियों के बारे में भी बता देंगे हम लोग बहुत संक्षेप में कि यद्यपि पैरा चेंज करेंगे हम लोग, यहाँ भी पैरा चेंज करके लिखेंगे और पैरा चेंज करके बताएंगे कि इनकी जो रिपोर्ट होती है वो परामर्शी होती है, यानी बाध्यकारी नहीं होती, रिपोर्ट परामर्शी होती है, कार्यभार अधिक है इनके पास, एक कमेटीज के पास एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट का काम है और डिपार्टमेंट के कार्य खुद बहुत अधिक है। पार्लियामेंट कुछ करती नहीं है क्योंकि पार्लियामेंट के पास समय नहीं होता, तो सारा इन्हीं को करना होता है, सब कुछ इन्हीं को करना होता है, तो बहुत ज़्यादा कार्य होता है। जो एमपी हैं, संसद सदस्य हैं, वो उपस्थिति कम आते हैं इन समितियों में। वो कहते हैं कि अच्छा कौन काम कर रहा है, वो XYZ काम ठीक कर रहे हैं, उन्हें करने दो, अपने बस का नहीं है, नहीं चाहते हैं, बहुत कम अटेंडेंस होती है, उपस्थिति कम होती है। तो
ये सब इसकी कमी, बहुत ज़्यादा नहीं बतानी है, मूल्यांकन करना है तो छोटा सा आप बताएंगे। इसके बावजूद पैरा चेंज करेंगे, अंत में पैरा चेंज करेंगे और पैरा चेंज करके बताएंगे कि इसके बावजूद समितियों ने विभागों को संसद के प्रति जवाबदेह बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई है और संसद की भूमिका में उत्पन्न होने वाले कमियों से विभागों को बचाया है। एग्जाम्पल भी देना विद इलस्ट्रेशन, तो आप एग्जाम्पल दे दीजिए। अभी उपभोक्ता संरक्षण कानून बनाया गया है, याद है आपको? अभी नया बना है, पुराना वाला जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम था, कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट था 1986 का, उसे एबॉलिश कर दिया गया और 2019 का नया कानून बनाया गया। और इस कानून के बाद इसके रूल्स बनने में बहुत समय लग गया, इसलिए 1 साल बाद ये इम्प्लीमेंट हुआ। ये कानून इन्फोर्समेंट 1 साल बाद हुआ, लेकिन कानून बना। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को जो खाद्य विभाग की समिति है, खाद्य विभाग, फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स, खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों की डीएससी, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों की डीएससी को रेफर किया गया था और खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों की विभागीय स्थायी समिति ने इस अधिनियम में परिवर्तन की बहुत सारी सिफारिशें की थी और परिवर्तन की जो सिफारिशें की थी उन सिफारिशों को अडॉप्ट भी किया गया, उनको एक्सेप्ट भी किया गया। जब फाइनल विधेयक पारित हुआ, अधिनियम बना, तो जो समिति ने सिफारिशें दी, जैसे पनिशमेंट की मात्रा, जो भ्रामक प्रचार को रोकने के लिए प्रावधान किए गए हैं ना नए कंज्यूमर कानून में, पुराने में नहीं थे, कि किसी ने ड्यू पिया और ड्यू पी करके उसने अपनी बाइक उठाई और एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे कूद गया, ये तो भ्रामक प्रचार है। क्या ड्यू पीने से आप ऐसा कर सकते हैं? तो हम केस कर सकते हैं इनके ऊपर कि चलो एक बोतल ड्यू देते हैं और एक बाइक लो, पी करके मुझे कूद के दिखाओ, नहीं कूद के दिखाओगे चलो पनिशमेंट लो। अब कंप्लेन कर सकते हैं हम। तो इसमें पनिशमेंट की मात्रा बहुत है, तो पहले कम थी। फूड और उपभोक्ता मामलों की जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है, उसने कहा ना, भ्रामक प्रचार के लिए मात्रा बढ़ा के रखो दंड की, क्योंकि बहुत उल्टे सीधे प्रचार आते हैं। तो माना गया, सजेशन माना गया। तो इस तरीके से बड़ा अच्छा इम्पैक्ट रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल दे करके और आंसर हम अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर थे 2021 के मेन एग्जामिनेशन के पॉलिटी के। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन आंसर की यात्रा जो आपने मेरे साथ तय की, इसमें आपको आंसर कैसे फ्रेम करना है एक एक क्वेश्चन के साथ, पैरा से लेकर के और कंक्लूजन तक, ये पहलू, ये एस्पेक्ट आपको समझ में आया होगा। मैंने केवल ये नहीं बताया क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, बल्कि किस ऑर्डर में लिखना है। ऑर्डर भी बहुत ज़रूरी है, वरना नंबर में डिसऑर्डर हो जाएगा। तो उस ऑर्डर को आप समझें। इस क्वेश्चन आंसर फ्रेमिंग का मकसद ये है कि आप इसे समझें और इसके अनुसार आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करें। फिर भी अगर कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई क्वेश्चन है, कहीं कोई क्वेरी है, देन फील फ्री टू आस्क। आपका स्वागत है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मैं अगर इस गाइडलाइन के आधार पर कोई आंसर फ्रेम करता हूँ और आंसर फ्रेम करके चेक कराना चाहता हूँ कि इज़ इट राइट वे और नॉट, देन यू कैन ऑल्सो। तो आप उस आंसर फ्रेम करके मुझसे चेक भी करा सकते हैं। अल्टीमेटली आपकी सफलता ही हमारा उद्देश्य है। तो उम्मीद है ये डिस्कशन आपके लिए फ्रूटफुल होगा और फिर नए वीडियो में नई चर्चा के साथ मिलेंगे, क्योंकि ये पॉलिटी का डिस्कशन था। फिर हम लोग गवर्नेंस का भी डिस्कशन करेंगे, गवर्नेंस के साथ इंटरनल सिक्योरिटी का भी डिस्कशन करेंगे, जो पार्ट में पढ़ाता हूँ वो सारे डिस्कशन हम लोग करेंगे। फिर नए वीडियो में मुलाकात होगी।